सोचिए, भारतीय इतिहास का एक ऐसा दौर, एक ऐसा समय जिसने हमारी आज की संस्कृति, हमारे समाज और यहाँ तक कि हमारी सोच की भी नींव रखी। नमस्कार दोस्तों, ई लर्निंग वायस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर बात करेंगे भारतीय इतिहास के शायद सबसे प्राचीन और सबसे जरूरी कालखंड के बारे में। जी हाँ, वैदिक काल के बारे में। ये वो दौर था जब भारत की असली पहचान गढ़ी जा रही थी। अब जब हम इस दौर को समझना चाहते हैं तो मन में कुछ सवाल तो आएंगे ही, है ना? जैसे कि आखिर ये वैदिक काल शुरू कब हुआ? और इस समय में वो कौन-कौन से महान ग्रंथ रचे गए जिनकी वजह से ज्ञान का एक नया सागर ही उमड़ पड़ा? उस वक्त का समाज कैसा था? लोग कैसे रहते थे? उनके रहन सहन का तरीका क्या था? फिर बात आती है उनके धर्म की, उनकी राजनीति की और उनकी अर्थव्यवस्था की। ये सब कैसे काम करता था? और इन सबसे भी बढ़कर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर कैसे इसी एक काल ने हमारी पूरी सभ्यता की वो मजबूत नींव रखी जिस पर आज भी पूरा भारत खड़ा है। तो फिर देर किस बात की? चलिए, बिना कोई समय गंवाए इस फैसिनेटिंग सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण दौर की बात करते हैं। एक ऐसा समय जिसने हमारी आज की संस्कृति और समाज की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। तो चलते हैं जरा समय में पीछे और समझते हैं इस युग को। तो वैदिक काल, इसका नाम वैदिक काल क्यों है? देखिए, नाम में ही इसका सबसे बड़ा राज छिपा है। ये वो दौर था, वो समय था जब भारत में वेदों की रचना हुई। बस यही एक बात इस पूरे के पूरे युग को, इस पूरे एरा को डिफाइन करती है। अच्छा, तो ये बात कब की हो रही है? कौन से टाइम पीरियड की? तो ये समय है लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का। मतलब ये कोई छोटा मोटा टाइम स्पैन नहीं है, पूरे 900 साल। जरा सोचकर देखिए, 900 सालों में समाज में कितने बड़े बदलाव आए होंगे, है ना? अब देखिए, इतने लंबे समय के इतिहास को एक साथ समझना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इतिहासकारों ने क्या किया? उन्होंने इसे और आसानी से समझने के लिए दो मुख्य हिस्सों में बांट दिया है। तो जो पहला हिस्सा है उसे हम कहते हैं पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल। इसका टाइम है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और इसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। तो ये जो 1000 ईसा पूर्व का साल है ना, ये इन दोनों के बीच एक तरह की डिवाइडिंग लाइन है। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक सवाल पर वापस आते हैं। हमने ये तो जान लिया कि इसे वैदिक काल कहते हैं, पर कभी सोचा है कि इसका नाम वैदिक ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं? सवाल बड़ा सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब ही सब कुछ बता देता है। और जवाब जवाब बिल्कुल सीधा है। इसका नाम वैदिक इसलिए पड़ा क्योंकि इसी दौर में, इसी समय में वेदों की रचना हुई थी। सोचिए, ये ग्रंथ इतने ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली थे कि एक पूरे के पूरे युग का नाम ही इन पर रख दिया गया। इससे पता चलता है कि वेदों का क्या महत्व रहा होगा। और यहीं से एक और भी गहरा सवाल खड़ा होता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि वेदों ने इस युग को अपना नाम दिया, पर असली सवाल यह है कि कैसे? आखिर इन ग्रंथों ने उस जमाने के समाज को, संस्कृति को, लोगों की सोच को कैसे आकार दिया? इस सवाल का जवाब ही हमें वैदिक काल की आत्मा तक ले जाता है। कभी सोचा है कि भारत की जो प्राचीन वैदिक सभ्यता है, उसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं? आज हम इन्हीं वैदिक आर्यों के नोट्स को एक एक करके खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर ये कौन थे, कहाँ से आए थे और इनकी दुनिया दिखती कैसी थी। तो चलिए, इस कहानी को शुरू से समझते हैं। तो देखिए, ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि भारत की वैदिक सभ्यता का जो पूरा ताना बाना है, वो आर्यों से ही बुना गया है। और ये सिर्फ एक छोटा मोटा फैक्ट नहीं है, ये उस बहुत बड़े सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव की पहली कड़ी थी जिसने हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा बहस वाला सवाल कि आखिर ये आर्य आए कहाँ से थे। ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों तक इतिहासकारों को उलझा कर रखा है। तो जो सबसे मजबूत थियरी है, जो भाषा और पुराने सबूतों पर टिकी है, वो ये कहती है कि आर्यों का मूल घर मध्य एशिया या ईरान के आसपास का इलाका था।
ये जो घास के मैदान वाला एरिया है ना, माना जाता है कि यहीं से उनकी वो ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई थी। हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये कोई एक दिन या एक साल की यात्रा नहीं थी। आर्यों का भारत आना एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली। वो अलग अलग झुंडों में पीढ़ी दर पीढ़ी मध्य एशिया से होते हुए उत्तर पश्चिम भारत की फर्टाइल जमीन की तरफ बढ़ते रहे। भारत में उनका जो पहला बड़ा ठिकाना बना वो था सप्त सिंधु क्षेत्र। इसका मतलब है 7 नदियों की धरती। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये इलाका पंजाब और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पड़ता है। यही वो जमीन थी जहां आर्य संस्कृति ने अपनी पहली गहरी जड़ें जमाईं। अच्छा, तो अब जब ये आर्य यहाँ आकर बस गए तो सवाल उठता है कि इनकी दुनिया थी कैसी? मतलब उनका रहन सहन कैसा था, क्या खास बातें थी उनके समाज में? चलिए अब जरा और करीब से उनकी दुनिया में झांकते हैं। देखिए, उनकी पहचान को हम इन 5 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, वो पशुपालक थे। गाय बैल उनके लिए सिर्फ जानवर नहीं बल्कि उनकी दौलत थे। दूसरी खासियत, उनके पास घोड़े थे जो उस जमाने के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं थे। घोड़ों ने उन्हें लड़ाई में जबरदस्त बढ़त दी। और इसी से जुड़ा है तीसरा पॉइंट कि वो एक योद्धा समाज थे जो अपने कबीले और जानवरों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। चौथा, यज्ञ उनकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट थे। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि देवताओं से जुड़ने का तरीका थे। और पांचवा, वो प्रकृति की शक्तियों को पूजते थे। सूरज, हवा, आग, इंद्र, ये सब उनके लिए जिंदा देवता थे। इन सब बातों को मिलाकर ही आर्य समाज की पूरी तस्वीर बनती है। और बस यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को रोकते हैं कि पशु पालने वाला और लड़ाइयों में यकीन रखने वाला ये समाज आखिर कैसे उस महान वैदिक सभ्यता में बदल गया जिसने हमें वेद, उपनिषद और दर्शन की वो शानदार विरासत दी जो आज भी हमारी संस्कृति की नींव है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए आज इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं। हमारे हाथ लगे हैं किसी के बड़े ही कमाल के नोट्स और इन्हीं के सहारे हम ऋग्वेदिक काल की दुनिया में झांकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस दौर की बात कर रहे हैं। ये समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का। मतलब हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब भारत के इतिहास की कह सकते हैं नींव रखी जा रही थी। एक बहुत ही अहम दौर। अब सवाल ये उठता है कि इतने पुराने जमाने को आखिर समझें तो समझें कैसे? शुरुआत कहाँ से करें? इसका जवाब छिपा है उस दौर के सबसे जरूरी ग्रंथ में, जो उनके ज्ञान का, उनकी समझ का आधार था। तो ये ग्रंथ है ऋग्वेद। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो समझिए खिड़की है जिससे हम उस दौर के लोगों की सोच, उनकी आस्था में सीधे झांक सकते हैं। इसके अंदर हैं 1028 सूक्त। सूक्त मतलब एक तरह के भजन। और ये भजन किसके लिए थे? ये थे देवताओं की स्तुति में, उनकी तारीफ में। ठीक है, तो ग्रंथ की बात तो हो गई, पर यह ग्रंथ हमें उस समय के समाज के बारे में क्या बताता है? मतलब लोग रहते कैसे थे एक दूसरे के साथ? तो पहली बात, समाज बहुत ही सरल था। लोग आमतौर पर संयुक्त परिवारों में, मतलब जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा, वो है वर्ण व्यवस्था। उस समय ये जन्म पर आधारित नहीं थी। जी हाँ, ये कर्म पर आधारित थी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है और इसीलिए देखिए नोट्स में नहीं को कैसे अंडरलाइन किया गया है। अच्छा, समाज की बात हो रही है तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी? इन नोट्स के मुताबिक ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को पूरा सम्मान मिलता था। और इतना ही नहीं, उस जमाने में बाल विवाह जैसी कोई प्रथा भी नहीं थी। ये उस समय के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच को दिखाता है। तो ये तो हुई समाज की बात। अब आते हैं उनकी आस्था पर। आखिर वो किन देवताओं को मानते थे, किन शक्तियों की पूजा करते थे? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। और ये टेबल देखिए कितने अच्छे से समझाया गया है। इनके देवता कोई और नहीं बल्कि इनकी अपनी ही दुनिया का आईना थे। सबसे पहले इंद्र, वर्षा और युद्ध के देवता। फिर अग्नि, जो यज्ञ के जरिए कह सकते हैं एक मैसेंजर का काम करते थे, देवताओं तक संदेश पहुंचाते थे। वरुण, जो जल और सृष्टि के नियमों के देवता थे। और फिर सोम, जो एक खास पेय और आनंद के देवता थे। हर देवता उनकी जिंदगी के किसी न किसी जरूरी हिस्से से जुड़ा हुआ था।
ओके, तो हमने उनके समाज और देवताओं के बारे में तो जान लिया। अब जरा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हैं। आखिर वो काम क्या करते थे, उनका गुजारा कैसे होता था? तो देखिए, ऋग्वैदिक लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज थी पशु। पशुपालन ही उनका मेन प्रोफेशन था। और दौलत का मतलब क्या था? सोना चांदी? नहीं, दौलत का मतलब था गाय। जी हाँ, गाय को ही सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता था। मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा गाय, वो उतना बड़ा आदमी। हिसाब बड़ा सीधा था। अब जाहिर सी बात है, जब पशुपालन इतना जरूरी होगा तो खेती का काम थोड़ा सीमित ही होगा। इससे ये साफ पता चलता है कि वो मुख्य रूप से एक पशुपालक समाज थे। और जैसे उनकी जिंदगी सरल थी, वैसे ही उनके घर भी थे, मिट्टी और लकड़ी के बने हुए। अच्छा, तो इस पूरे समाज को चलाता कौन था? कोई राजा था? कोई सिस्टम था? चलिए देखते हैं इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो उस दौर में जो राजा होता था, उसे एक खास नाम दिया गया था, राजन। असल में ये कबीले का मुखिया होता था। ये शब्द ही उस समय के शासक की पहचान था। लेकिन एक मिनट, राजन का मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमानी कर सकता था। बिल्कुल नहीं। वो निरंकुश नहीं था। उसकी शक्ति पर लगाम लगाने के लिए दो बहुत जरूरी संस्थाएं थीं, सभा और समिति। इन दोनों का काम था राजा को कंट्रोल में रखना और ये सुनिश्चित करना कि बड़े फैसले सबकी सलाह से लिए जाएं। तो ये थी ऋग्वैदिक काल की एक छोटी सी झलक इन नोट्स के जरिए। एक ऐसा समाज जो सरल था, प्रकृति की पूजा करता था और जहां राजा की ताकत पर भी लगाम थी। और देखिए, ये नोट्स हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां किसी का स्थान जन्म से तय ना हो, बल्कि उसके कर्म और उसकी काबिलियत से हो। अगर ऐसा आज हो तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? चलिए आज प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसे दौर की बात करते हैं जिसने सही मायनों में सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। ये वो समय था जब भारत के समाज, धर्म और राजनीति में वो बदलाव आ रहे थे जिनकी छाप हमें आज भी दिखाई देती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम इतिहास में कितना पीछे जा रहे हैं। ये कहानी है करीब 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच की, मतलब इन 400 सालों की। और इसी दौर को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। देखिए, ये जो 400 साल थे ना, ये ठहराव के नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े बड़े बदलावों के थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से बड़े बदलाव थे जिन्होंने भारतीय समाज की दिशा ही मोड़ दी। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। अच्छा, इन सारे बदलावों को समझने की जो चाबी है वो हमें उस दौर में लिखे गए ग्रंथों से मिलती है। यही वो सोर्स हैं जो हमें उस जमाने की एक जीती जागती तस्वीर दिखाते हैं। तो इस समय में ऋग्वेद के बाद 3 और वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सिर्फ यही नहीं, वेदों को और आसान भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ और बहुत गहरे दार्शनिक विचारों वाले उपनिषद भी इसी दौर में लिखे गए थे। ये ग्रंथ हमें सिर्फ पूजा पाठ के बारे में ही नहीं बताते, बल्कि ये उस समय के समाज का एक आईना है। और जब हम इस आईने में झांक कर देखते हैं तो हमें बड़े ही दिलचस्प और गहरे सामाजिक बदलाव नजर आते हैं। शायद जो सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव था वो था वर्ण व्यवस्था का पहले से कहीं ज्यादा कठोर हो जाना। मतलब समाज अब एकदम साफ साफ 4 वर्णों में बढ़ चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये व्यवस्था अब कर्म पर नहीं बल्कि जन्म पर आधारित होने लगी थी। और एक दुख की बात यह है कि इसी दौर में समाज में स्त्रियों की हालत में भी गिरावट आई। उन्हें सभा और समिति जैसी जो राजनीतिक संस्थाएं थीं, उनमें हिस्सा लेने से रोका जाने लगा। और तो और बाल विवाह जैसी प्रथाओं की भी शुरुआत हो गई। समाज में जो ये बदलाव आ रहे थे वो धर्म से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। इस समय में धार्मिक रीति रिवाजों का जो तरीका था वो भी पूरी तरह से बदल रहा था। पहले के जो सरल यज्ञ हुआ करते थे, अब उनकी जगह बड़े और बहुत ही जटिल यज्ञों ने ले ली, जो कई कई दिनों तक चलते थे। कर्मकांड और रीति रिवाजों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि इन यज्ञों को करवाने वाला जो पुरोहित वर्ग था, यानी ब्राह्मण, उनका समाज में प्रभाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। चलिए अब ये देखते हैं कि इन सामाजिक और धार्मिक बदलावों के पीछे की आर्थिक शक्ति क्या थी। मतलब लोगों का जीवन चल कैसे रहा था, उनकी इकोनॉमी कैसी थी। यहां एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया।
पहले जहां अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन हुआ करता था, वहीं अब उसकी जगह कृषि ने ले ली थी। खेती यानी एग्रीकल्चर अब लोगों का मेन ऑक्यूपेशन बन गया। और इस बहुत बड़े बदलाव के पीछे जो असली गेम चेंजर था, वो था लोहे का इस्तेमाल। जी हां, आयरन। लोहे से बने हलों और औजारों ने तो खेती की दुनिया में जैसे क्रांति ही ला दी, जिससे पैदावार कई गुना बढ़ गई। अब जब खेती से ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा होने लगा, तो जाहिर है व्यापार को भी पंख लग गए। और इसी बढ़ते हुए व्यापार ने पहली बार छोटे छोटे शहरों और नगरों के विकास की नींव रखी। तो सोचिए, जब समाज बदल रहा था, अर्थव्यवस्था बदल रही थी, तो राजनीति भला कैसे पीछे रहती। राजकाज करने के तौर तरीकों में भी जबरदस्त बदलाव आई। अब जो छोटे छोटे कबीले थे, वो मिलकर बड़े बड़े राज्यों का रूप लेने लगे, जिन्हें जनपद कहा गया। राजा अब सिर्फ कबीले का सरदार नहीं रहा, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली शासक बन गया। और इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए, उसके खर्चे उठाने के लिए पहली बार एक रेगुलर टैक्स सिस्टम यानी कर व्यवस्था की शुरुआत हुई। कुल मिलाकर देखें तो उत्तर वैदिक काल ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया और आने वाले महाजनपद युग की एक शानदार जमीन तैयार कर दी। 4 प्राचीन ग्रंथ और हर एक का एक अलग मकसद, पर असल में ये हैं क्या? आज हम एक स्टूडेंट के नोट्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन वेदों का असल मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हर वेद का सार क्या है? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ की किताबें हैं, या फिर इनमें जिंदगी जीने का पूरा तरीका बताया गया है? चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पुराने और शायद सबसे मशहूर वेद से, ऋग्वेद। देखते हैं इसमें क्या खास है। तो ऋग्वेद जो है वो असल में स्तुतियों का एक कलेक्शन है। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये देवताओं की तारीफ में लिखे गए खूबसूरत भजनों की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इसका पूरा का पूरा फोकस बस भक्ति और प्रशंसा पर है, और यही बात इसे आध्यात्मिक कविताओं का एक नायाब खजाना बना देती है। ऋग्वेद ने हमें शब्द दिए, पर जो अगला वेद है सामवेद, वो इन शब्दों में संगीत भर देता है। यहीं पर आकर पूजा पाठ में सुर मिल जाते हैं। यहां सामवेद में सारा का सारा जोर संगीत पर है। ये ऋग्वेद के ही श्लोकों को लेता है और उन्हें खास धुनों और मंत्रों का रूप दे देता है। सही मायनों में कहें तो यह प्राचीन भारत की एक पवित्र म्यूजिक बुक है। अब हमारा तीसरा वेद यजुर्वेद हमें सिर्फ सुनने और गाने से एक कदम आगे ले जाता है। ये है करने के बारे में। मतलब ये आध्यात्मिकता को सिर्फ प्रशंसा से निकालकर असल में करने यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन में बदल देता है, और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। यजुर्वेद को एक तरह की रस्मी गाइड बुक मान सकते हैं। इसमें यज्ञ और दूसरे पवित्र अनुष्ठान कैसे किए जाएं, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका दिया गया है। ये हमारी आस्था को असल जिंदगी में उतारने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। और आखिर में आता है अथर्ववेद, जो बाकी तीनों के मुकाबले कहीं ज्यादा जमीनी और प्रैक्टिकल है। इसका ताल्लुक बड़े बड़े देवी देवताओं से थोड़ा कम और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों से कहीं ज्यादा है। अथर्ववेद असल में रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले जादू मंत्रों और उपायों का एक कलेक्शन है। इसमें बीमारियां ठीक करने से लेकर बुरी नजर से बचाने और यहां तक कि प्यार और कामयाबी पाने के लिए भी मंत्र दिए गए हैं। ये एक तरह से आम इंसान की जिंदगी के लिए एक स्पिरिचुअल टूल किट जैसा है। ठीक है, तो हमने चारों वेदों को अलग अलग तो देख लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हर वेद का अपना एक खास रोल है। ऋग्वेद है स्तुति के लिए, सामवेद संगीत के लिए, यजुर्वेद अनुष्ठान के लिए और अथर्ववेद रोजमर्रा की मुश्किलों के हल के लिए। ये चारों एक दूसरे को पूरा करते हैं और हर एक इंसान की जिंदगी के एक अलग पहलू की बात करता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। स्तुति, संगीत, अनुष्ठान और तंत्र मंत्र, क्या ये चारों वेद मिलकर प्राचीन ज्ञान का एक पूरा सिस्टम बनाते हैं? एक ऐसा सिस्टम जो इंसान की जिंदगी के हर पहलू को छूता हो? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं और भारत की एक बहुत ही अनोखी और प्राचीन शिक्षा प्रणाली को समझते हैं, गुरुकुल प्रणाली। सोचिए, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बल्कि सीखने और जीने का एक पूरा का पूरा तरीका था। तो सवाल उठता है,
आखिर ये प्राचीन शिक्षा प्रणाली काम कैसे करती थी, इसकी क्या खासियत थी, और हाँ, ये आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम से कितनी अलग थी। चलिए मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, गुरुकुल प्रणाली का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर था, वो था सीखने का माहौल, यानी गुरु के साथ ही रहना। सच कहूं तो इसी पर पूरी व्यवस्था टिकी हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कोई आजकल के डे स्कूल या बोर्डिंग स्कूल जैसा बिल्कुल नहीं था। विद्यार्थी अपना घर, अपना परिवार सब छोड़कर गुरु के आश्रम में ही बस जाते थे। वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे। मतलब ज्ञान और जीवन दोनों एक साथ चल रहे थे। और ये आश्रम मतलब सिर्फ कोई रहने की जगह नहीं थी। सोचिए, शहर की सारी भागदौड़ और शोर शराबे से दूर, एकदम प्रकृति के बीच में। इसका असल मकसद एक ऐसा शांत माहौल बनाना था जहां मन भटकने के बजाय पढ़ाई पर लगे और गुरु और शिष्य के बीच एक बहुत गहरा पर्सनल रिश्ता बन सके। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि स्टूडेंट्स रहते कहाँ थे, पर ज्ञान मिलता कैसे था, नॉलेज ट्रांसफर कैसे होता था? अब आती है दूसरी सबसे हैरान करने वाली बात। यहाँ की पढ़ाई पूरी तरह से मौखिक थी, मतलब ओरल। कोई किताबें नहीं, कोई लिखने पढ़ने का झंझट नहीं, कोई रिटन एग्जाम नहीं। सारा का सारा ज्ञान गुरु के मुख से सीधे शिष्यों के कानों और मन तक पहुंचता था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आज के सिस्टम से कितना अलग था। एक तरफ हम जो किताबों पर डिपेंड करते हैं, और दूसरी तरफ वो जहां सब कुछ सुनने की कला और गुरु पर ध्यान देने पर टिका था। ज्ञान का जो फ्लो था ना, वो एकदम डायरेक्ट और पर्सनल था। अच्छा, तो रहने का पता चल गया, सीखने का तरीका भी पता चल गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वो सीखते क्या थे, सिलेबस क्या था उनका? तो उनके सिलेबस के सेंटर में थे वेद, भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ। और यहाँ पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ना या समझना नहीं था, इसका मतलब था उन्हें लिटरली कंठस्थ करना, यानी जुबानी याद करना। लेकिन रुकिए, ये कोई रट्टा मारना नहीं था जैसा हम सोचते हैं। इसकी एक पूरी कह सकते हैं एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस थी। सबसे पहला स्टेप, गुरु को बहुत ध्यान से सुनना। फिर दूसरा स्टेप, जो सुना है उसके मतलब और कॉन्टेक्स्ट को समझना। और फिर आखिर में बार बार अभ्यास करके उसे याद करना, मन में बिठा लेना। तो चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। गुरुकुल सिस्टम इन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। पहला, गुरु के साथ आश्रम में रहना। दूसरा, ज्ञान की मौखिक परंपरा। और तीसरा, वेदों को पूरी तरह से कंठस्थ करना। ये तीनों चीजें मिलकर ही सीखने का वो अद्भुत अनुभव बनाती थी। और बस यहीं पर आकर हम आज की सबसे ज़रूरी सवाल पर रुकते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है, क्या गुरुकुल की इस पुरानी परंपरा से हम कुछ सीख सकते हैं? क्या गुरु शिष्य के उस गहरे रिश्ते की, ध्यान से सुनने की कला की, या फिर किसी चीज़ को गहराई से समझने की आज कोई वैल्यू है? ये सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ता हूँ। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना एक दौर यानी वैदिक काल आज भी हमारी जिंदगी पर अपनी छाप कैसे छोड़े हुए है? आज हम उन्हीं 5 जबरदस्त विरासतों को जानेंगे जो उस प्राचीन युग ने भारत को दी। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, ये कहानी सीधे इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे सामने आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वैदिक काल की असली विरासत आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो वो मजबूत खंबे हैं जिन पर आज की भारतीय संस्कृति शान से खड़ी है। चलिए एक एक करके इन खंबों को समझते हैं। तो इस खोज में हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। धर्म की जड़ें, समाज की बनावट, गहरी सोच यानी दर्शन, ज्ञान की परंपरा और वो शक्तिशाली भाषा संस्कृत। ये है हमारी आज की यात्रा का एक छोटा सा रोड मैप। तो चलिए सबसे पहले उस स्तंभ को देखते हैं जिसने भारत की आत्मा को गढ़ा, यानी कि धर्म की नींव। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये वो आधारशिला थी जिस पर भारत की पूरी आध्यात्मिक पहचान बनी। इसी दौर ने उन मान्यताओं और रिचुअल्स को जन्म दिया जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। और यही वो मजबूत बुनियाद है जिस पर आप देखेंगे बाकी सारी विरासतें भी टिकी हुई हैं। अब बात करते हैं समाज के ताने बाने की। हमारा दूसरा स्तंभ है सामाजिक व्यवस्था। वैदिक काल सिर्फ आस्था के बारे में नहीं था, ये एक साथ मिलकर रहने के तरीके के बारे में भी था।
उस युग ने समाज को चलाने के लिए एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। तो धर्म की नींव पर समाज का ढांचा खड़ा हुआ, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना। वैदिक काल का ये दूसरा बड़ा तोहफा था। अब चलिए विचारों और ज्ञान की दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। हमारा तीसरा स्तंभ है दर्शन, यानी फिलॉसफी। ये वो दौर था जब जिंदगी, ब्रह्मांड और हमारे होने का मतलब क्या है, इन जैसे बड़े बड़े सवाल पूछे गए। यहीं से भारतीय दर्शन की वो गहरी परंपरा शुरू हुई। तो धर्म और समाज के बाद जोर दिया गया विचारों की गहराई पर। यह हमारी लिस्ट का तीसरा और बहुत जरूरी स्तंभ है। अब उस स्तंभ की ओर बढ़ते हैं जो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रखता है, शिक्षा। वैदिक काल में ज्ञान को एक खजाने की तरह माना जाता था और इसे सहेजने के लिए उन्होंने शिक्षा की एक बहुत मजबूत परंपरा बनाई। देखिए, शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है और वैदिक काल ने इस बात को खूबूबी समझा। यह हमारी लिस्ट का चौथा पॉइंट है। और आखिर में वो धागा जो इन सबको एक साथ पिरोता है, भाषा। और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि संस्कृत। संस्कृत सिर्फ एक भाषा से कहीं बढ़कर थी, ये ज्ञान का समंदर थी। इसकी खूबसूरती और इसकी सटीकता ने बड़े बड़े विचारों को हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो भाषा वो गोंद है जो इन सभी विरासतों को, इन सभी स्तंभों को एक साथ जोड़कर रखती है। तो ये हैं वो 5 स्तंभ: धर्म, समाज, दर्शन, शिक्षा और भाषा। ये वैदिक काल के वो आधार हैं जिन्होंने भारत को वो रूप दिया जैसा हम आज उसे जानते हैं। तो अब सवाल ये है कि आज जब हम अपनी मॉडल जिंदगी को देखते हैं तो ये प्राचीन स्तंभ हमें कहाँ-कहाँ दिखाई देते हैं? ये आज भी हमारे जीवन, हमारे समाज और हमारी सोच को कैसे आकार दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने लायक है। अच्छा, वैदिक काल, ये नाम तो हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये था क्या? देखिए, ये हमारे इतिहास का एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण दौर है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इसी पूरे युग का सार निकालकर इसे कुछ ही मिनटों में समझने की एक कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा मकसद बस इतना सा है कि इस थोड़ी मुश्किल सी जानकारी को एकदम आसान हिस्सों में तोड़ दें, ताकि सब कुछ आराम से समझ आ जाए। तो सवाल यही उठता है कि भाई, एक पूरे के पूरे युग को आखिर समझा कैसे जाए? देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है एक साफ सुथरा ढांचा बनाना, और आज हम मिलके वही करने वाले हैं। तो चलिए अपनी समझ का एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। हम इसे 3 बहुत ही सरल हिस्सों में बांटेंगे और आप देखेंगे कि वैदिक काल की पूरी तस्वीर कैसे एकदम साफ हो जाती है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज वो है टाइमलाइन। मतलब हमें ये तो पता हो कि आखिर ये वैदिक काल कब शुरू हुआ और कितने समय तक चला। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। वैदिक काल कोई एक ही जैसा दौर नहीं था। नहीं, इसे हम 2 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। एक शुरुआती दौर, जिसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और दूसरा उसके बाद का दौर, जिसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और पता है, ये बंटवारा बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारी सभ्यता ने कैसे धीरे धीरे विकास किया। ऋग्वैदिक काल समझ लीजिए एक शुरुआती चरण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते समाज में, धर्म में, राजनीति में, सब में बड़े बड़े बदलाव हुए। इसी फर्क को समझना पूरे वैदिक काल को समझने की चाबी है। ठीक है, तो टाइमलाइन तो हमें समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस जमाने में जिंदगी असल में थी कैसी। किसी भी सभ्यता को समझने के लिए उसके 4 खंभों को, मतलब 4 स्तंभों को देखना होता है। ये 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला समाज, जो उस वक्त जन यानी कबीलों में बटा हुआ था। दूसरा धर्म, जो इंद्र और अग्नि जैसी कुदरती ताकतों की पूजा पर आधारित था। तीसरा राजनीति, जिसमें कबीले के मुखिया को राजन कहा जाता था। और चौथा अर्थव्यवस्था, जो कि ज्यादातर पशुपालन पर ही टिकी थी। जब इन चारों को हम एक साथ देखते हैं तो उस युग की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। तो हमने समय भी देख लिया और समाज भी समझ लिया, पर इन सब बातों का आज क्या मतलब है? ये क्यों जरूरी है? और यही हमारे पूरे विश्लेषण का सबसे दमदार पॉइंट है। और वो सबसे बड़ा आइडिया ये है कि वैदिक काल भारतीय सभ्यता की आत्मा है। समझिए, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर आज का भारत, हमारी संस्कृति, हमारा दर्शन, हमारी परंपराएं, सब कुछ टिका हुआ है। बस यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। और यहीं से एक बहुत गहरा सवाल भी उठता है। जब हम ये कहते हैं कि कोई चीज किसी सभ्यता की आत्मा है,
तो आज के ज़माने में हमारे लिए इसका असल में क्या मतलब है, ये सोचने वाली बात है ना? उम्मीद है कि इस ढांचे से, इस स्ट्रक्चर से वैदिक काल को समझना थोड़ा आसान हुआ होगा। अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी ज़रूर साझा करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।